थोड़ा 5 मिनट में हाईलाइट करते हैं ताकि आपके भी कुछ समझ में आ जाए। सुनो, क्या बताए थे कल हम कि ये मान लो एक प्लेन है, प्लेन में 2 पॉइंट लेते हैं ओ और ए, ओ को और ए से मिला दिए, ओ को ए से मिला दिए, तो ओ ए के ऊपर एक एरो का साइन लगा दो, इसको वेक्टर ओ ए पढ़ते हैं। ओ कहलाता है वेक्टर ओ ए का प्रारंभिक बिंदु, ए कहलाता है वेक्टर ओ ए का अंतिम बिंदु। ओ ए को हम ये भी कहते हैं बिंदु ए का ओ के सापेक्ष स्थित सदिश। क्या कहते हैं? बिंदु ए का ओ के सापेक्ष स्थित सदिश। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 वेक्टर लिए, जैसे एक ओ ए ले लिए और दूसरा वेक्टर ए बी ले लिए। तो ओ ए वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ओ है, अंतिम बिंदु ए, और ए बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है। तो पहले वेक्टर सुनो, पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिला दो, तो एक और ओ बी वेक्टर मिल गया। इसको कहते हैं इन दोनों सदिशों का योग, परिणामी सदिश। अर्थात ओ बी बराबर क्या लिखोगे? ओ ए प्लस ए बी होगा, इन दोनों सदिशों का योग कहलाएगा ओ बी। इसे परिणामी सदिश कहते हैं। इसे सदिश योग का त्रिभुज नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सदिश योग का, इस नियम को क्या कहते हैं? सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब देखो ओ बी इज इक्वल टू, आपको रिजल्ट मिला ओ ए प्लस ए बी, तो ओ ए को इधर ले आओ, तो ओ बी माइनस ओ ए बराबर क्या आ गया? ए बी। तो ए बी जब वेक्टर लिखते हो तो ए बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी। तो क्या लिखते हैं? पहले अंतिम बिंदु का स्थित सदिश, फिर माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। तो क्या लिखते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। जैसे मान लो यहाँ पे सी डी है, तो क्या लिखेंगे? अंतिम बिंदु इसका क्या है? डी, तो ओ डी माइनस क्या लिखेंगे? ओ डी माइनस ओ सी। यदि पी क्यू है तो क्या लिखेंगे? ओ क्यू माइनस ओ पी लिखेंगे कि नहीं? आर एस है तो क्या लिखेंगे? ओ एस माइनस ओ आर लिखेंगे। ठीक है। ए है तो क्या लिखेंगे? ओ ए माइनस ओ ए, तो जीरो वेक्टर हो जाएगा, ये कट गया जीरो वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होगा ए सी। अब दोनों साइड में सी ए जोड़ दो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जोड़ दिए, इधर तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ए सी प्लस सी ए। तो ए सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा? जब जैसे मान लो अभी निकाले थे, यहाँ पे अभी लिखे थे आपको ओ ए लिखे थे, ओ ए और ए बी। तो ओ ए और ए बी तो यहाँ पहले सदिश के अंतिम बिंदु को छोड़ दिए, यही संपाती है ना। पहला सदिश, 2 सदिश ऐसे हैं ओ ए और ए बी के पहले सदिश का अंतिम बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु संपाती है, तो जो संपाती उसको छोड़ देते हैं। संपाती यहाँ पर कौन था? पहले सदिश का अंतिम बिंदु, दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु संपाती था, एक ही स्थान पर था। ठीक है। तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु, दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु जो संपाती के अलावा बिंदु हैं, वे आ गए परिणामी सदिश, यही ना। तो यहाँ पे ए सी प्लस सी ए, तो यहाँ पे पहले सदिश का अंतिम बिंदु सी ना है, पहले सदिश का अंतिम बिंदु सी है और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु भी सी है। तो सी को छोड़ दोगे तो क्या बचा? ए और ए बराबर क्या होता है? अभी बताए हैं, जीरो वेक्टर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये आया था होता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमको बताना है सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र, अंतः खंड सूत्र। क्या लिखेंगे? अंतः खंड सूत्र पर क्वेश्चन बहुत दिए हैं। अंतः खंड सूत्र, जैसे मान लो एक वेक्टर है, सुनो, वेक्टर ए बी है। इस वेक्टर ए बी को एक पॉइंट सी क्या करता है? m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। जैसे मान लो आप ऑटो का किराया निर्धारित है कि बस स्टैंड से गांधी चौराहा तक का किराया, बस स्टैंड से अस्पताल चौराहा तक का किराया, बस स्टैंड से वो क्या घोड़ा चौराहा तक का किराया। ठीक है। तो बस स्टैंड वहाँ क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। बस स्टैंड क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। तो जैसे बस स्टैंड के स्थान पे हम ओ लिख दिए, क्या लिख दिए?
तो ओ के सापेक्ष ए का स्थित सदिश ओ ए लिखा जाएगा, ओ के सापेक्ष बी का स्थित सदिश क्या लिखा जाएगा, ओ बी, ओ के सापेक्ष सी का स्थित सदिश क्या लिखा जाएगा, ओ सी। ठीक है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ए बी वेक्टर को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु सी का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश ओ सी बराबर, वही जो पहले पढ़े थे आप लोग, ये पढ़े थे कि m1 गुणे s2 लिखा करते थे वहाँ, प्लस m2 गुणे s1 अपान m1 प्लस m2 पढ़े थे ना। और फिर m1 गुणे y2 10वीं क्लास में, m2 गुणे y1 अपान m1 प्लस m2 निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे। ठीक है, दो बिंदु का निर्देशांक जब दिया रहता था तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक जब निकालना रहता था तो ऐसे निकालते थे, लेकिन यहाँ निर्देशांक नहीं निकालना है। एक वेक्टर ए बी है, इस वेक्टर ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वही जैसे यहाँ पे लिखते थे कि m1 गुणे x2 फिर m2 गुणे x1 अपान m1 प्लस m2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, m1 गुणे b का स्थित सदिश, क्या लिखेंगे, m1 गुणे b का स्थित सदिश प्लस m2 गुणे a का स्थित सदिश बटे m1 प्लस m2। वहाँ भी देखो ना, m1 गुणे s2 था प्लस m2 गुणे s1 अपान m1 प्लस m2, यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, m1 गुणे b का स्थित सदिश प्लस m2 गुणे a का स्थित सदिश बटे m1 प्लस m2। फिर क्या लिखेंगे, m1 ये यहाँ पे एक होगा, तो यहाँ तो दो निर्देशांक लिखे जाते थे, पोजीशन वेक्टर तो यहाँ एक लिखा जाएगा, निर्देशांक में या दो रहते थे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं खंड सूत्र, तो वेक्टर ए बी को लिखो, वेक्टर ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः, देखो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु सी का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश OC बराबर क्या लिखेंगे, m1 गुणे OB प्लस m2 गुणे OA अपान m1 प्लस m2। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाहतः विभाजित करने वाले, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, वेक्टर AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाहतः विभाजित करने वाले बिंदु C का, अब बाहतः का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो A और B है ना, तो C AB के बाहर है, तो A से यहाँ पे ऐसे ये m1 है, अब B से C तक m2 है। ठीक है, तो वेक्टर ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाहतः विभाजित करने वाले बिंदु C का मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश OC बराबर क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, m1 गुणे OB माइनस m2 गुणे OA अपान क्या लिख देंगे, m1 माइनस m2। और तीसरा पॉइंट, यदि CAB का मध्य बिंदु है, हाँ तो m1 बराबर m2 हो जाएगा। यदि तीसरा पॉइंट लिखते हैं, यदि C वेक्टर AB का मध्य बिंदु है, तब क्या होगा, m1 बराबर m2। तब ये सूत्र, ये जो है इस सूत्र से क्या होगा, तब सूत्र 1 से, तब सूत्र 1 से क्या है, OC बराबर क्या लिख दोगे यहाँ पे, m1 गुणे OB, m2 के स्थान पे भी m1 गुणे OA
अपॉन m1 प्लस m1, m1 प्लस m1। तो OC बराबर क्या लिखोगे, m1 कॉमन तो OB प्लस OA अपॉन 2m1, m1 कट गया तो OC बराबर क्या हुआ, OB प्लस OA अपॉन 2। तो मध्य बिंदु कैसे सदिश प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के सदिश के पोजीशन, मध्य बिंदु का शीर्ष सदिश जब निकालना हो तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की शीर्ष सदिश का योग करके 2 का भाग दे दोगे। ठीक है, अब लिखो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का इस पर आधारित। नहीं लिख पाए उसको, सदिश का क्वेश्चन क्या है, सदिश पर आधारित इस पर खंड सूत्र पर। लिखे, देखो ये दिया है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, यदि P और Q, यदि P एवं Q का स्थित सदिश OP बराबर क्या दिया है, OP बराबर 3A माइनस 2B, 3A माइनस 2B और OQ बराबर A प्लस बी। तो R कैसी सदिश ज्ञात कीजिए, जब ही PQ को मिलाने वाले 2 अनुपात हैं तब R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए, जबकि R वेक्टर PQ को 2 अनुपात 1 के अनुपात में, जबकि R वेक्टर PQ को 2 अनुपात 1 के अनुपात में नंबर फर्स्ट क्या करता है, अंतः नंबर सेकंड बाहता विभाजित करता है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, इसको सुनो, इसका कपड़ा कहाँ फेंक दिए हैं, ये है। अभी जो बताए थे उसको फार्मूला से जोड़ते हैं। पहली कंडीशन देखो, ये वेक्टर PQ आ गया और यहाँ मूल बिंदु होगा O, मूल बिंदु O के सापेक्ष OP आपको दिया है, OP बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, 3 वेक्टर A और माइनस 2 वेक्टर B। OQ बराबर क्वेश्चन में दिया है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब एक पॉइंट R है, कैसा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, 2 अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो R का मूल बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर OR निकालना है आपको। क्या निकालना है, OR। तो क्या लिखोगे, नंबर फर्स्ट, यदि R अंतः विभाजन बिंदु है, यदि R अंतः विभाजन बिंदु है तब OR बराबर क्या लिखोगे, बताओ, OR बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणे OQ और 1 गुणे OP अपॉन 2 प्लस 1, है ना। तो 2 गुणे OQ और 1 गुणे OP अपॉन 2 प्लस 1, ऐसे ना। तो OR इज इक्वल टू 2 गुणे OQ क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, प्लस 1 गुणे OP क्या है, 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B, अपान क्या लिख दोगे, 3। तो OR बराबर क्या लिखोगे, 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B, 3 वेक्टर A 2 वेक्टर B अपान 3। अब ये 2 वेक्टर B कट गया तो OR इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 वेक्टर A अपान 3, 5/3 वेक्टर A आ गया।
ठीक है। यदि आर, अब देखो यहाँ पे यदि आर बाहता विभाजन बिंदु है तो आर कहाँ होगा, सुनो अब अच्छे से इसको। ये तो आर पी और क्यू के अंदर था, अब आर यदि बाहता विभाजन बिंदु है तो क्या होगा, दिखाते हैं इसका चित्र। दो पहला होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, पहले अभी आपको समझा देते हैं अच्छे से। यहाँ पे अभी ये बता रहे थे कि मान लो ओ है, ए पी है, ए क्यू है, यहाँ आर अंदर था, तो P और R कहलाता था M1 और Q से R तक कहलाता था M2। ध्यान रखना, पहले पॉइंट से R तक कहलाता था M1 और दूसरे पॉइंट से R तक कहलाता था M2। तो जब बाहता विभाजन बिंदु है तो यहाँ पे देखो P और ये Q है, R यहाँ चला गया, तो पहले से R तक कहलाएगा M1, पहले से R तक कहलाएगा M1, तो M1 बराबर 2 दिया है। और दूसरे से R तक, दूसरा पॉइंट क्यों है, दूसरे से R तक कहलाएगा M2, तो ये क्या होगा, M2 बराबर 1। तो आपको दिमाग में ये उठता होगा क्वेश्चन, देखो M2 बराबर 1 हो गया, तो यहाँ ये कहते होगे कि जब बाहता विभाजन बिंदु रहता होगा तो M1 का मान हमेशा बड़ा रहता होगा M2 के मान से, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि M1 का मान छोटा हो M2 से, तब भी बाहता विभाजन बिंदु हो सकता है। कैसे, इस साइड कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो पी क्यू बराबर क्या है, यदि मान लो 2:1 है और बाहता विभाजन बिंदु भी है 2:1, तो ये ठीक है। 1:2 है, 1:2 है, अब बाहता विभाजन बिंदु है तो यहाँ पे P है और ये Q है, ठीक है। तब P से R तक की दूरी 1 होनी चाहिए, तो इसका आधा दूरी यहाँ, जैसे मान लो इतना दूरी इधर खींचे दो यहाँ, तो P से R तक क्या हो गया 1, ठीक है। और Q से R तक क्या होगा फिर 2, Q से R तक क्या होगा 2, तो यहाँ पे Q फिर होगा ऐसे, ये तो ये 1 है, एक और मिल गया तो 2 हो गया, तो Q से R तक 2 होगा। तो PQ के बाहर R है कि नहीं है, PQ के बाहर R है यहाँ भी, और यहाँ भी PQ के बाहर है R, तो बाहता विभाजन बिंदु ये भी है और बाहता विभाजन बिंदु ये भी है, ठीक है। जब पहला रेशियो कम रहेगा और दूसरा रेशियो बड़ा रहेगा तो PQ के लेफ्ट साइड में R होगा, और जब पहला रेशियो क्या हो, बड़ा हो और दूसरा छोटा हो तो PQ के राइट साइड में R होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कंडीशन है, अब जो 1:2:1 के अनुपात में तभी क्या निकालना था, बाहता अनुपात, ये वाली कंडीशन ही रहेगी ना। दूसरे नंबर में लिखते हैं, जब R बाहता विभाजन बिंदु हो, बाहता विभाजन बिंदु हो, इसका मतलब क्या हो, P और ये Q और ये R, ये होगा 2, P से R तक की डिस्टेंस क्या होगी 2 और 1, तो क्या होगा OR बराबर क्या लिखेंगे, M1 गुणे OQ, और फिर M2 माइनस लगाते हैं M2 माइनस M2 OP अपान M1 माइनस M2 ऐसे, तो OR, तो M1 का मान क्या होगा, M1 बराबर 2 ना, और M2 बराबर क्या होगा 1, तो यहाँ पे 2 गुणे OQ की वैल्यू क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और M2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 1, तो 1 गुणे OP 3 वेक्टर A अब -2 वेक्टर B अपान M1 माइनस M2, तो M1 क्या है 2 - 1, तो OR इज इक्वल टू 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B, 3 हाँ, और जब अंतर होगा तो प्लस 2 वेक्टर B अपान 2 से 1 निकाल दो तो क्या बचा 1, 2A से 3A निकाला तो क्या बचेगा -A, और फिर 2B और B 4B अपान 1 लिखते नहीं है, तो OR इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, यही -4B
वेक्टर ए, ऐसे। तो ये बाहतः अंतः विभाजन बिंदु आ गया, लिख लिए। एक और क्वेश्चन देखो, लिख लिए था ना इसको। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, दो बिंदुओं एक है P जिसका स्थित सदिश है 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और Q जिसका स्थित सदिश है वेक्टर A माइनस 3B को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाहता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्या पूछा है इसी में, यह भी दर्शाइए कि P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। यह भी दर्शाइए कि बिंदु P RQ का मध्य बिंदु है। देखो आगे, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1:2 के अनुपात में बाहता विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। बाहता भी लिखा है और पहला अनुपात छोटा भी है, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे मान लो P और ये Q है और यहाँ पे R है, तो R यहाँ तक होगा, तो ये 1 है, P से R तक का डिस्टेंस 1 होगी, तो ये दूरी क्या होगी, ये वाली 2 Q से R तक, तो इसका मतलब यहाँ होगा Q। वैसे भी दिख रहा है कि P में मध्य बिंदु है कि नहीं। जब ये दूरी है, ये दूरी मिला के ये वाली यहाँ, तो P से R तक 1 है, P से R तक 1 और Q से R तक 2, Q से R तक 2, तो ये P से R तक 1 दिया है, ये 1 दिया है P से R तक, दूसरा Q से R तक 2। तो लिखते हैं यहाँ पे दिया है OP बराबर 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, OQ बराबर क्या दिया है, A माइनस 3 वेक्टर B। ठीक है, तो वेक्टर PQ को 1:2 के अनुपात में बाहता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश OR बराबर क्या फार्मूला लिखोगे, 1 गुणे OQ माइनस 2 गुणे OP अपान 1 माइनस 2, यही ना। तो OR, तो 1 गुणे OQ क्या है, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B, और 2 गुणे OP क्या है, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपान 1 माइनस 2 तो -1। तो OR इज इक्वल टू क्या हुआ,
वेक्टर ए -3 वेक्टर बी -4 वेक्टर ए और -2 वेक्टर बी अपान -a। तो ए और -4 ए क्या होगा, ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए और -4 ए तो -3 वेक्टर ए, ठीक है, और -3 बी -2 बी तो -5 वेक्टर बी अपान माइनस, तो माइनस कॉमन लेके काट दो तो ओ आर बराबर क्या होगा 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी। ये आगे आर का इसी सदिश। अब हमें सिद्ध करना है कि पी आर क्यू का मध्य बिंदु है। अब हमें सिद्ध करना है क्या कि पी आर क्यू का मध्य बिंदु है, तो आर क्यू का मध्य बिंदु निकालो। पी का इसी सदिश दिया जाता है तो इसका मतलब पी क्या है, आर क्यू का मध्य बिंदु है। पी का इसी सदिश आपको पता ना है, देखो ये आर क्यू के मध्य बिंदु का इसी सदिश निकालो। यदि 2a + b आ जाता है तो समझ जाओ कि मध्य बिंदु पी है। तो क्या निकालें, आर क्यू का मध्य बिंदु निकालते हैं, वेक्टर आर क्यू का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का क्या फार्मूला है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के इसी सदिश के योग का आधा ओ आर प्लस ओ क्यू अपान 2, चाहे ओ क्यू प्लस ओ आर अपान 2 कर दो, ठीक है। तो मध्य बिंदु आर क्यू के मध्य बिंदु का इसी सदिश, आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थित सदिश क्या लिखोगे, ओ आर प्लस ओ क्यू अपान 2, ओ आर प्लस ओ क्यू अपान 2। तो ओ आर क्या है, मिल चुका अभी, ये आ गया 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, ओ आर मिल गया। ओ क्यू क्या है, ए माइनस 3 वेक्टर बी अपान क्या लिखोगे 2। 3 ए और ए मिल जोड़ दो तो क्या आएगा 4a, 5b से 3b निकाल दो 2b अपान 2 और 2 कॉमन ले लो तो 2 वेक्टर a प्लस बी अपान 2, 2 कट गया तो क्या आ गया 2 वेक्टर a प्लस बी। देख लो 2 वेक्टर a प्लस बी किसका इसी सदिश है, पी का इसी सदिश आ रहा है। आर क्यू के मध्य बिंदु का इसी सदिश निकाले तो 2a प्लस बी आ रहा है, और 2a प्लस बी किसका इसी सदिश है, किसका इसी सदिश है, पी का। क्यू का तो सर तो हैं, क्यू का तो जब क्यू रहता तब ना आता क्यू का, जब मध्य बिंदु क्यू होता तब क्यू का आता। यहाँ तो मध्य बिंदु पी ना है, देखो देखें तो रहा है कि पी मध्य बिंदु है आर क्यू का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर क्यू के मध्य बिंदु का इसी सदिश बराबर पी का इसी सदिश। तो आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर पी का स्थित सदिश। अतः पी आर क्यू का मध्य बिंदु है, आर क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। लिख लेते ना, अब देखो नोट फर्स्ट, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए बी है तो वेक्टर ए बी के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की लंबाई को वेक्टर ए बी का मापांक कहते हैं। वेक्टर ए बी के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो लंबाई है उसे क्या कहेंगे, वेक्टर ए बी का मापांक। तो वेक्टर ए बी के प्रारंभिक बिंदु ए से अंतिम बिंदु बी तक की लंबाई को वेक्टर ए बी का
मापांक कहते हैं। इसे वेक्टर ए बी में मॉड लगाकर, वेक्टर ए बी के मॉड ऑफ वेक्टर ए बी से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। अब एक शब्द आता है इकाई सदिश या मात्रक सदिश। नोट फर्स्ट ये हुआ, नोट सेकंड मात्रक सदिश। मात्रक सदिश या इकाई सदिश। इकाई सदिश, जिस सदिश का मापांक 1 हो उसे इकाई सदिश कहते हैं। जिस सदिश का मापांक इकाई हो, है ना। तो जिस सदिश 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर कुछ, जिस सदिश का मापांक, जिस सदिश का मापांक इकाई हो उसे मात्रक सदिश या एकांक सदिश कहते हैं। उसे मात्रक सदिश या एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है। यदि ए बी कोई वेक्टर ए बी कोई सदिश हो, वेक्टर ए बी कोई सदिश हो, तो वेक्टर ए बी की दिशा में इकाई सदिश को वेक्टर ए बी के ऊपर कैप लगा देते हैं। वेक्टर ए बी कैप से डिनोट करते हैं। वेक्टर ए बी कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है। आर इकाई सदिश को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। माना वेक्टर ए कोई सदिश है, कोई सदिश है, तब वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश को एक कैप से डिनोट करते हैं। एक कैप से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। ए कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। ए की दिशा में इकाई सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। बी कैप बराबर वेक्टर बी अपान बी का मापांक। वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का मापांक। सी कैप निकालना है तो क्या करोगे? वेक्टर सी अपान सी का मापांक। ठीक है। वेक्टर सी की दिशा में इकाई सदिश निकालना हो तो सी कैप। ठीक है। नोट थर्ड, एस एच की दिशा में इकाई सदिश को आई कैप लिखते हैं। वाई एच की दिशा में इकाई सदिश को जे कैप लिखते हैं और जेड एच की दिशा में इकाई सदिश को के कैप लिखते हैं। नोट थर्ड, एक्स अक्ष, वाई अक्ष व जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को क्रमशः आई कैप, जे कैप व के कैप से डिनोट करते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष व जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप से डिनोट करते हैं। नोट 4, जैसे मान लो
यहाँ पे सुन लो, ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो एस अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को किसे दर्शाते हैं, आई कैप से। वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को किसे डिनोट करते हैं, जे कैप से। जैसे मान लो ओ से एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे सुनो, एक पॉइंट लिए ए, तो ओ से ए तक की लंबाई मान लो 5 इकाई है। क्या है, 5। तब वेक्टर ओ ए जब लिखोगे तो 5 आई कैप लिख दोगे। जैसे ओ से ए तक की दूरी 5 इकाई है, तो उसको ओ ए बराबर, यदि ओ ए बराबर क्या है, 5, तो ओ ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, 5 आई कैप। उस लंबाई के आगे क्या लिख देंगे, आई कैप लगा देंगे। आई कैप क्या है, ओ ए की दिशा में इकाई सदिश है, ओ ए की दिशा में इकाई सदिश है। अब मान लो ओ से बी तक की लंबाई देखो 6 इकाई है मान लो, यदि ओ बी बराबर क्या है, 6, तो वेक्टर ओ बी बराबर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 6 जे कैप। ठीक है, वेक्टर के रूप में जब उसको कन्वर्ट करोगे तो उसके आगे इकाई सदिश भी लगाना पड़ता है। जैसे ओ बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है मान लो, तो वेक्टर ओ बी जब लिखोगे तो 6 जे कैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे इसके माध्यम से बहुत से राज की बात बताने वाला हूँ। जैसे मान लो ये सदिश योग का त्रिभुज नियम, एक है वेक्टर ओ ए और दूसरा सदिश है वेक्टर ए बी। ए बी, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ओ से ए तक की दूरी x है और ए से बी तक की दूरी क्या है, पाई। सुनो अच्छे से, इसको लिख लो तो फिर समझाते हैं बात पूरी। यदि ओ ए बराबर 5 है तो वेक्टर ओ ए बराबर 5 आई कैप। यदि ओ बी बराबर, इसका चित्र बना लेते हैं, इसका वाले जो लिखे हैं यहाँ, एस सच की दिशा में इकाई सदिश को दर्शाने की परंपरा है आई कैप से, और वाई एच की दिशा में इकाई सदिश को दर्शाने की परंपरा है जे कैप से। अब ओ ए की दिशा में, एस सच की दिशा में मान लो 5 इकाई है दूरी, और उसको तो ओ ए बराबर मान लो 5 है, वेक्टर नहीं लगा है यहाँ ना, तो इसका मतलब ये ओ ए का मापांक है। वेक्टर नहीं लगा, इसका मतलब क्या माना जाएगा, ओ ए का मापांक, इसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी है ये। ठीक है, तो ओ ए बराबर 5 है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ए का मापांक ऐसे। ठीक है, जब वेक्टर लगा है और मापांक लगा है तो दोनों हटा सकते हैं, ओ ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर भी हटा दिए, मापांक भी हटा दिए। इसका मतलब यही होता है ओ ए का मापांक, लंबाई कहो चाहे मापांक एक ही बात है। ठीक है, तब इसको वेक्टर के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, ओ ए के ऊपर वेक्टर लगाओगे तो ओ ए जो की लंबाई 5 है तो उसके आगे इकाई सदिश भी लिखना पड़ता है। वेक्टर में कन्वर्ट करोगे अदिश को सदिश में तो क्या करोगे, उसके आगे जितनी लंबाई रहेगी उसके आगे इकाई सदिश लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओ बी बराबर 6 है तो वेक्टर ओ बी बराबर, यदि मान लो वेक्टर ए बी की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में मान लो, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश क्या है, दिशा में इकाई सदिश को किसे दर्शाते हैं, ए कैप से ना। वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश ए कैप है। ठीक है, और एक वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक क्या है, 17, तो वेक्टर ए बराबर क्या लिखोगे, 17 ए कैप। क्या लिखोगे, 17 ए कैप, ये लिखोगे, क्योंकि आपको परिभाषा भी तो बताई गई है। वेक्टर ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान ए का मापांक, वेक्टर ए अपान ए का मापांक ये होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो वेक्टर बी की दिशा में, वेक्टर बी की दिशा में क्या है, इकाई सदिश को किसे दर्शाते हैं, वेक्टर बी कैप से, दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश लिखोगे तो बी कैप लिखोगे, बी कैप। अब वेक्टर बी की लंबाई क्या है, वेक्टर बी की लंबाई है 25, तो वेक्टर बी बराबर क्या लिखोगे, 25 बी कैप,
25 बी कैप। समझ गए? तो यहाँ पे देखो ओ ए बराबर क्या है, एक्स है, इसकी लंबाई है ओ ए की, और ओ ए क्या है, एस एच की दिशा है, एस एच की दिशा में इकाई सदिश को दर्शाने की परंपरा है आई कैप से। तो ओ ए बराबर क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो ए बी दूसरा वेक्टर है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ से लंब खींच दोगे ऐसे, तो ये बी डैश मिल जाएगा। तो ये बी डैश जो मिलेगा तो ये बाई एच की दिशा है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एस है, ये लंबाई बाई है, तो ये लंबाई भी न बाई होगी, ये लंबाई क्या होगी, बाई। तो ओ बी डैश बराबर क्या लिखेंगे, बाई के आगे इसकी दिशा में इकाई सदिश है, तो ओ बी डैश बराबर क्या होगा, बाई जे कैप। अब जब दो सदिश, ये सदिश इसके समांतर भी है, दोनों की दिशा भी समान है, दोनों की लंबाई भी समान है, तो दोनों इक्वल सदिश होते हैं। दो सदिश क्या हों, दो सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं, हाँ ये वाला सदिश है, ये ओ बी डैश ओ बी समान सदिश हैं। क्यों कि ये दोनों समांतर भी हैं, दोनों की दिशा भी सेम है, दोनों की लंबाई भी सेम है। तो दो सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं, जब दोनों का दिशा समान हो, दोनों की लंबाई समान हो, दोनों समांतर हो, क्या हो, दोनों की दिशा समान हो, दोनों की लंबाई समान हो और दोनों समांतर हो, तब दोनों समान सदिश कहलाएंगे। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर और ओ बी डैश वेक्टर समान सदिश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी डैश आप निकाल ली कि बाई जे कैप हुआ, तो इसका मतलब बाई जे कैप ओ बी डैश हुआ जब, तो ए बी भी क्या होगा, बाई जे कैप होगा। क्यों कि ये दोनों समांतर हैं कि नहीं है, दोनों की लंबाई समान है कि नहीं है, दोनों की दिशा क्या है, नीचे से ऊपर की ओर है, समान दिशा भी दोनों की दिशा भी क्या है, समान है। तो दोनों की दिशा समान है, दोनों की लंबाई भी समान है, दोनों समांतर भी हैं, तो दोनों समान सदिश होंगे। तो ओ बी डैश बराबर वेक्टर ओ बी डैश बराबर वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ बी डैश बराबर वेक्टर ए बी, दोनों समान सदिश होंगे। अब आपको सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या बताया गया है, सदिश योग के त्रिभुज नियम से ये बताया गया है कि ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ बी बराबर हम लिखेंगे ओ ए प्लस ए बी लिखेंगे कि नहीं, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो ओ ए आपको पता है क्या, एक्स आई कैप, और ए बी किसके बराबर है, ओ बी डैश के बराबर, और ओ बी डैश क्या है, बाई जे कैप। तो ओ बी बराबर क्या मिल गया आपको, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, जबकि बी का निर्देशांक एस वाई भी है, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से तक की दूरी y है, तो इसका निर्देशांक क्या लिखा जा सकता था, 10वीं क्लास में पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति में, तो ये x कामा y लिखा जा सकता था, ठीक है। तब b का कोऑर्डिनेट s y है, तब b का इसी सदिश क्या लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, b का इसी सदिश ओ बी जिसको भी कहते हैं, है ना, ओ बी वेक्टर क्या लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। यदि कोई बिंदु 2 3 दिया है तो उसका इसी सदिश क्या लिखा जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 5 7 है तो उसका इसी सदिश क्या लिखा जाएगा, प्लस 7 जे कैप। और किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है, 1 2 3 है, तो उसका इसी सदिश क्या लिखेंगे, ओपी बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। जौन रहेगा बिंदु, जो बिंदु रहेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया बात। तो ये लिख क्यों देते हैं, ये सदिश योग के त्रिभुज नियम से ही लिख देते हैं ये, तो इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके लिखते हैं, इस बात को जो बोल गए उसी को लिखे देते हैं। ये 5 नंबर तक लिख लिए क्या, यहाँ तक 4 नंबर तक, 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर नोट में लिखते हैं, नोट 5, दो सदिश ए और बी समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं कब, नंबर फर्स्ट, दोनों की दिशा समान हो, दोनों की दिशा समान हो, दूसरा वेक्टर ए का मापांक बराबर वेक्टर बी का मापांक हो, तीसरा वेक्टर ए समांतर हो वेक्टर बी के। तब क्या लिख देते हैं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। वेक्टर ए बराबर बी तभी लिखेंगे जब 3 शर्तों का पालन होता होगा, दोनों की दिशा समान हो, दोनों का मापांक समान हो और दोनों समांतर हो, दोनों समांतर हो। दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं
यदि दोनों की दिशा समान हो, दोनों का मापांक समान हो और दोनों समांतर हो। तब ए बराबर बी लिख सकते हैं। नोट 6, यदि ओ ए बराबर एक्स है, इसका अर्थ ये होता है कि वेक्टर ओ ए का मापांक एक्स है, वेक्टर ओ ए का मापांक एक्स है। तब वेक्टर ओ ए बराबर क्या लिखेंगे? वेक्टर ओ ए बराबर लिखते हैं क्या? वेक्टर ओ ए अपान वेक्टर नहीं, क्या लिखते हैं? वेक्टर ओ ए बराबर लिखते हैं क्या? एक्स आई कैप। क्यों? क्योंकि ओ ए एक्स अक्ष की दिशा में है। वेक्टर ओ ए बराबर क्या लिखेंगे? एक्स आई कैप। यदि ओ ए बराबर एक्स है, चाहे ओ ए का मापांक बराबर एक्स कह सकते हैं इसी को, ठीक है। ओ ए बराबर एक्स का मतलब ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी या लंबाई, उसी को ओ ए का मापांक भी कहते हैं। तो ओ ए का मापांक यदि एक्स है तो वेक्टर ओ ए बराबर क्या लिखा जाएगा? एक्स आई कैप। क्यों? क्योंकि ओ ए एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई से इसको क्या लिखा जाता है? आई कैप, ठीक है। अब यहां पे देखो ओ बी डैश, ओ बी डैश क्या है? यहाँ पे ओ बी डैश बराबर बाई है, ओ बी डैश बराबर क्या है? बाई है। तो वेक्टर ओ बी डैश बराबर क्या लिखेंगे? वेक्टर ओ बी डैश बराबर लिखेंगे बाई जे कैप, क्योंकि ओ बी डैश किसकी दिशा में है? बाई अक्ष की दिशा में है, ठीक है। और यहाँ देखते क्या है? ए बी समांतर है किसके? यहाँ ए बी समांतर है किसके? ओ बी डैश के। ए बी समांतर है ओ बी डैश के। ए बी की लंबाई भी ओ बी डैश के बराबर है। ए बी और एवं ओ बी डैश की दिशा भी समान है, दिशा भी समान है कि नहीं? तो ये दोनों सदिश समान सदिश होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी डैश। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या लिखेंगे? ओ बी डैश क्या निकाल चुके हो? बाई जे कैप लिख सकते हैं। ओ बी डैश निकाल ना चुके हैं बाई जे कैप, तो ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा? बाई जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ? ये ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या होगा? त्रिभुज। जबकि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर क्या हुआ? ओ बी। रीजन क्या? सदिश योग के, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, ठीक है। तो ओ ए के स्थान पे क्या लिख दें? एक्स आई कैप, और ए बी के स्थान पे बाई जे कैप बराबर ओ बी। तो ओ बी बराबर आपको रिजल्ट क्या मिला? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। जबकि बी का निर्देशांक क्या था? जबकि बी का निर्देशांक था एक्स कामा बाई। इसका मतलब क्या हो? किसी बिंदु का निर्देशांक जब दिया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो, स्थित सदिश लिखना हो, तो क्या लिख दिया करेंगे? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। एक्स कामा बाई है तो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। ये बी का क्या आ गया है? स्थित सदिश ओ बी बराबर। तो इसका प्रूफ मिल गया। किसी बिंदु का जब निर्देशांक दिया रहेगा तो उसका स्थित सदिश लिखना होगा, तो क्या लिख देंगे? पहला भुज, फिर आई कैप, फिर कोटि, फिर जे कैप, यही ना? एक्स निर्देशांक फिर आई कैप। ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होगा? ओ ए प्लस ए बी बराबर ना ओ बी होता है सदिश योग के त्रिभुज नियम से। इसका वो क्या है? वो सदिश का मानक समीकरण है? मानक समीकरण सदिश का मानक समीकरण पेपर में आया था तो था। सदिश का मानक समीकरण क्या? सरल रेखा का मानक समीकरण आया रहा होगा। हाँ वही।
आर बराबर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, सरल रेखा का मानक समीकरण। समतल का मानक समीकरण, वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, समतल का मानक समीकरण। सदिश का मानक समीकरण थोड़ी है, सदिश कोई आदमी थोड़ी है। सरल रेखा का मानक समीकरण आएगा, समतल का मानक समीकरण आएगा, ठीक है। सदिश का मानक समीकरण क्या होता है? कोई नहीं होता, अर्थहीन राशि है। लिख ले इसको। कह दो स्कूल की सब्जी क्या होती है? अर्थहीन राशि है। लिख लेते ना। इसी प्रकार है, जैसे ये अब नोट 7 आपको एक फाइनल रिजल्ट मिल गया कि यदि P का निर्देशांक क्या है x1 y1, तो क्या लिखोगे? OP बराबर 1i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। नोट 7 नोट 8 यदि मान लो P का निर्देशांक क्या आ गया 2 3, तो OP बराबर क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। यदि मान लो P का निर्देशांक क्या है x बाई j, तो OP बराबर क्या लिखोगे? xi कैप प्लस बाई j कैप प्लस zk कैप, ठीक है। कोई बिंदु का निर्देशांक दिया है तो उसकी मदद से आप उसका इसी सदिश लिख सकते हो, है ना। ये इस बात का वेरिफिकेशन हुआ, है ना। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन जो कि हमेशा आता है, सिंपल क्वेश्चन लिखो। यदि P का निर्देशांक 2 3 4 और Q का निर्देशांक क्या है 3 4 5 है, तो हमेशा ये पूछा जाता है वेक्टर PQ ज्ञात कीजिए। वेक्टर PQ का मापांक एवं वेक्टर PQ का मापांक एवं वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। PQ की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए नवबोध की किताब खरीदो या किसी लाल की लास्ट वाली ऑब्जेक्टिव पढ़ो, नहीं तो आप NCERT पढ़े रहोगे तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं बनेगा, बहुत नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। या कि परीक्षा बोध खरीद लो आप। परीक्षा बोध है, हाँ, तो परीक्षा बोध के पूरे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, वो सब हैं, सब ऑब्जेक्टिव उसी से आएंगे। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन की कोई गारंटी नहीं है, परीक्षा बोध बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें NCERT के सब क्वेश्चन दिए गए हैं और एक्स्ट्रा भी जो बना के किसी MP बोर्ड में पूछे गए हैं आज तक, वो सब दिए गए हैं, है ना। या कि शिवलाल नवबोध के लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव पढ़ डालो पूरे। तो यदि PQ ये दिया हो तो वेक्टर PQ का मापांक एवं वेक्टर PQ की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखो आगे नंबर फर्स्ट, वेक्टर PQ निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? OP और OQ की, ठीक है। तो जब P का निर्देशांक दिया है तो क्या लिखेंगे? OP बराबर क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यही ना। और OQ बराबर क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हुआ। तो नंबर फर्स्ट निकालना क्या है? वेक्टर PQ ना। तो वेक्टर PQ बराबर क्या बताए थे आज? OQ माइनस OP बताए ना थे। OQ माइनस अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश, तो OQ माइनस OP। तो क्या इसकी सदिश आ जाएगा वहाँ, उसके और आगे उसके और लग जाएगा। हाँ, वो अपने से लगाओगे ना, तो वो बताए ना थे शुरुआत में पहले दिन आज जब बताए हैं। तो ये वेक्टर A है, ये B है, तो एक OA कहलाता है बिंदु A का O के सापेक्ष स्थित सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे PQ है तो क्या लिखेंगे? OQ माइनस OP, अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। स्थित सदिश को OQ OP, O की मदद से हम उसका स्थित सदिश लिख पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे OQ के स्थान पे क्या लिखेंगे? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, माइनस OP के स्थान पे क्या लिखेंगे?
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो इसको 3i से 2i निकाल दो तो i, 4j से 3j निकाल दो तो j, 5k से k 4k निकाल दो तो k कैप। ये आ गया, तो वेक्टर पी क्यू आ गया। अब क्या निकालते हैं वेक्टर पी क्यू का मापांक, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मापांक। तो मापांक थोड़ा सा अभी हम बता देते हैं, इसका प्रूफ भी अभी बताते हैं कि वेक्टर पी क्यू का जब मापांक निकालोगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो अंडर रूट क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं इसका रीजन अभी बताते हैं। √3 आई कैप का जो गुणांक रहेगा, जे कैप का जो गुणांक रहेगा, के कैप का जो गुणांक रहेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो √3 आ गए। जैसे अभी हम दिखाए थे आपको, सुनो अभी ये आपको चित्र अभी बना के दिखाए थे। यहाँ बी बिंदु लिए थे ना, वो ये ए था, इसको एक्स माने थे, इसको वाई, और ये ओ बी वेक्टर है। ओ से बी तक की लंबाई कहलाएगा वेक्टर बी की मापांक। ओ बी का मापांक क्या कहलाएगा, ओ बी की लंबाई ना। अब ओ बी की लंबाई कैसे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, ओ बी की लंबाई कैसे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। अरे ओ बी की लंबाई जानते ना हो, ओ बी कर्ण है, तो ओ बी बराबर कैसे लिखोगे, अंडर रूट आधार का वर्ग। यहाँ लिखे देते, नहीं तो वहाँ दिखेगा नहीं वीडियो में। ओ बी बराबर, ओ बी का मापांक का मतलब ये होता है, ओ बी का मापांक बराबर ओ बी, ऐसे ना। तो ओ बी का क्या करेंगे, इसको लंब का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ऐसे ना पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार है इसका क्या, ठीक है, ओ ए का वर्ग, और ये क्या होगा, ए बी का वर्ग। तो आधार ओ ए है क्या, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। तो वेक्टर ओ बी का मापांक क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया पाइथागोरस प्रमेय से। जबकि ओ बी वेक्टर आपके पास क्या था, ओ बी वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था। तो ओ बी से ओ बी का मापांक जब निकाले तो क्या आया, √ऑफ x² वाई स्क्वायर आ गया। तो ऐसे भी तो बोल सकते हो, आई कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग कर दिए, और वाई जे कैप का जो गुणांक था उसका वर्ग कर दिए, दोनों को जोड़ दिए और उसके वर्गमूल कर दिए, उसका वर्गमूल कर दिए। इसका मतलब मापांक निकालने के लिए क्या करना पड़ा, आई कैप और जे कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर। आई कैप जे कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर उसका मापांक होता है। ठीक है, तो क्यों हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ हुआ। तो यदि आप कौन यहाँ पाइथागोरस बार बार लगाओगे, आप ये याद रखे रहो कि आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक रहेंगे उनका वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे, जोड़ करके रूट लगाएंगे, उस सदिश का मापांक आ जाएगा, उस सदिश का क्या आ जाएगा, मापांक। तो क्या आ गया, तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक क्या था, यहाँ देखो, यहाँ एक था, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, तीनों को हम वर्ग किए, वर्ग करके जोड़े, जोड़ करके रूट लगाए, तो क्या मिल गया, उस वेक्टर का मापांक, उस वेक्टर का मापांक। लिख लिए कि नहीं, बहुत सारी चीज़ प्रमाणित हुई। अब कल आगे क्वेश्चन और बताएंगे, जाओ अब। हाँ हाँ, प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन बताएंगे कल। 10.2 10.1 में जो क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला है, जो ना बना होगा उसमें कोई विशेष टाइप बहुत बताएंगे, उसको भी उनको करवा देंगे फिर। हाँ